वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज का क्लास नंबर है C5। आज हम आपको बताएंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसका ट्रीटमेंट हम बताने जा रहे हैं। तो ये जो चीज हम बताएंगे ये खाली ये मत समझिएगा कि इट रिलेट्स टू दिस चैप्टर ओनली, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ऐसा खाली नहीं है, ये आपका एडमिशन में भी करना होगा, रिटायरमेंट एंड डेथ में भी करना होगा। तो तीनों चैप्टर में ये काम आएगा। तो हर चैप्टर में ये चीज रहेगी, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है कि क्या होता है। तो इस केस में तो जब रेशियो चेंज होता है तभी हम लोग करते हैं। कोई नया पार्टनर अगर एडमिशन देता है उस समय भी हम लोग करते हैं, या कोई छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो गया या डेथ हो गई, उस हालत में भी इसको करना होता है। ये होता क्या है आपको पहले समझा दें। अब देखिए आपके सामने ये दो बैलेंस शीट है, एक पुराना बैलेंस शीट है और ये नया बैलेंस शीट है। दोनों को फिगर्स पे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें ये क्रेडिटर्स है 15,000 और इसमें जो न्यू बैलेंस है 12,000, मतलब इसका वैल्यू कम हो गया 3,000। उस तरह से ये फर्नीचर है यहाँ 20,000, इसको चेंज कर दिया 15,000 में। स्टॉक 8,000 है, ये 12,000 कर दिया। यहाँ आउटस्टैंडिंग रेंट था 6,000, इसको कर दिया 8,000। फिर यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई, इसमें नहीं था, इसमें आ गया। इसमें भी कंप्यूटर नहीं था इसमें, अब इसे कंप्यूटर शामिल कर दिया। तो इस तरह का ये चीज इसमें नहीं था, एसेट यहाँ आ गया ये। तो ये है क्या? ये होता है, ये मान लीजिए हमारा बैलेंस शीट है और पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि रेशियो हम चेंज करेंगे। तो उस समय हम लोग ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं और लायबिलिटीज को भी इसको रीअसेसमेंट कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए हमने एसेट का वैल्यू कम दिखाया है, कल को एक्चुअल उसका वैल्यू ज्यादा है। मान लीजिए कोई स्टॉक 8,000 है, एक्चुअली उसका वैल्यू 12,000 था, हमने तो उसको 8,000 लेकर हम चल रहे हैं। तो कल को इसका बेनिफिट तो हमें 12,000 का मिलने वाला होगा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो जिस पार्टनर को पहले शेयर कम था और चेंज करके ज्यादा हो गया, उसको देखिए ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। जबकि पुराने हिसाब से अगर हो जाता तो पुराने पार्टनर्स को उसको बेनिफिट मिलता। तो ये काम अगर वो कर लेता पहले तो उसको फायदा होता। तो अगर वो नहीं किया तो बाद में जो इसका शेयर बढ़ गया उसको फायदा हो जाएगा, जबकि मेहनत तो पुराने का था। उसी तरह से कोई लायबिलिटी है, ये 6 था, अब ये 6 मान के चल रहे हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली वो लायबिलिटी है मान लीजिए 8। बाद में पता लगा कि नहीं ये तो ज्यादा था, हमने कम दिखाया था। अब अचानक से जब बढ़ जाएगा तो जो लॉस होगा बियर करना होगा। तो जिसका रेशियो पहले कम था अब उसका रेशियो ज्यादा हो गया, तो लॉस में भी उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। वो सोचेगा कि काश ये काम पहले हो गया होता तो मेरे हिस्से ये लॉस नहीं आता। तो इस तरह से आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, तो डिपेंड कर रहा है कि सिचुएशन क्या है। इसीलिए दोनों के हित में ये चीज होता है कि जब भी रेशियो चेंज करने वाले हैं पहले ये काम कर लीजिए कि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी है उनके वैल्यू को चेंज कर लीजिए। देखिए कि क्या होना चाहिए, जो बढ़ाना घटाना है ये कर लीजिए। तो जब एसेट्स को हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट हमने किया। और जब लायबिलिटीज को भी इस तरह से चेंज करते हैं तो वो होता है रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये दोनों काम हमें कर लेना होता है। तो चाहे अगर नया पार्टनर का एडमिशन दे रहे हैं तो एडमिशन करने के पहले भी आपको ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एसेट्स का आपने कम दिखाया बाद में वो ज़्यादा हो जा रहा है तो नया पार्टनर को भी फायदा मिल जाएगा जिसमें उसका कोई क्रेडिट ऐसा नहीं है। तो या लायबिलिटी का अगर कोई बोझ बढ़ गया तो नए पार्टनर के सर में आ जाएगा, तो उसके हित में नहीं होगा। तो उस तरह से ये काम कर लेना चाहिए। जब रिटायरमेंट भी हो रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, तो जाने से पहले एक बार रिवैल्यू कर ले कि भाई इसमें से अगर कोई फायदा हो रहा है तो हम उसको बेनिफिट क्यों ना ले। वो रिटायर होकर चला जाएगा, बाद में वो उसका हिस्से का फायदा रह जाएगा जो उसको मिलना चाहिए था। तो हर चैप्टर में देखेंगे ये काम हम लोग करेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इस पे क्वेश्चन आना ही आना रहता है बोर्ड में।
चाहे मिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, आपको हर जगह ये रिवॉल्यूशन तो करना ही है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। तो ये देखिए है रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट, इस तरह का होता है, जिसमें एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड है। इस तरफ हम लोग क्या लेते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जितने भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, जितने से कम होगा वो चीज हम लोग दिखाएंगे। इसको एक एग्जांपल से हमने समझाया, जैसे ये वैल्यू है तो ये हमने एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया भी है। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यहाँ कौन सा एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ये फर्नीचर का। तो देखिए ये फर्नीचर को हमने यही दिखा दिया, 5,000 से कम हो गया, 20,000 से 15,000 हो गया, तो 5,000 जो हमने डेबिट साइड में दिखा दिया लॉस में, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। उसी तरह से इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी बढ़ जाता है तो भी आपका लॉस है। इसको अगर इधर देखें, ये देखिए 6 से 8 हो गया, तो 2,000 का देखिए ये लॉस है, तो इसको यहाँ दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है बढ़ गया 2,000 से, जितने से बढ़ा है वो दिखाया लायबिलिटीज में, और फर्नीचर एसेट्स में जितना घटा वो दिखा दिया, दोनों ही लॉस है। फिर एक देखिए इसमें सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं था, कोई किसी को पैसा देना था, सैलरी हम लोग पहले काउंट नहीं किए थे, अचानक ध्यान आया कि नहीं इसको भी तो सैलरी देना था मान लीजिए, तो ये लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये हमारा लॉस है। तो इसको देखिए यहाँ दिखा दिया, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, जो पहले रिकॉर्ड नहीं था बाद में इसको लिया गया है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, उसका एग्जाम्पल ये हो गया। तो ये सब चीजें हमने ले लिया लॉस में। उसी तरह से इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, देखिए 8 से 12 हो गया, तो 4,000 का फायदा हो रहा है, तो ये हम लोग यहाँ दिखा दिया बाय स्टॉक 4,000, जितना इंक्रीज हुआ एसेट तो उसको हमने ले लिया। उसी तरह से ये क्रेडिटर 15 था, अब ये कम होकर 12 हो गया, तो 3,000 का फायदा हो रहा है, वो फायदा हम यहाँ पे दिखा दिया कि क्रेडिटर्स से बाई क्रेडिटर्स 3,000, जितना यहाँ कम हुआ ये हमारा फायदा हो गया। उसी तरह से ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो कोई अनरिकॉर्डेड कोई एसेट ऐसा था जिसको हमने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया था, फिर इसका ध्यान ये आया ये भी तो एक एसेट है, इसको छूटा हुआ है, तो इसको भी ले लिया जाए, तो आपको ये बेनिफिट है। तो जैसे मान लीजिए एक पुराना कंप्यूटर था, उसको नहीं लिया था, फिर उसको रख लिया, तो बैलेंस शीट में इसको बढ़ा दिया, तो ये आपका फायदा हो गया, तो इसको यहाँ दिखा दीजिए बाई कंप्यूटर, जैसे 5,000 ये दिखा दीजिए। तो इसको यहाँ पे इस केस में फिर रिकवरी इन बैड डेट्स, आपने कोई बैड डेट को हो गया था, उसको आपने खत्म कर दिया, पीएल में लॉस में दिखा दिया, खत्म हो गया। कल को मान लीजिए उसमें भी जो रिकवरी हो गया, आपने सोचा नहीं था, वो आपने कुछ पैसा दे दिया, तो आप अचानक से आपको फायदा हो गया, तो उसको अभी आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो इसका इस केस में हमने नहीं लिया ऐसा कुछ, न्यूमेरिकल आपको इसमें मिलेंगे। तो एनी हाउ, तो ये जो चीज़ हो गई, अब ये लॉस साइड है, ये है हमारा जो प्रॉफिट्स है। अब इनको बैलेंस किया तो देख रहे हैं ये इसका टोटल कम आ रहा है 3,000 से, तो दैट मीन्स ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस भी है कुछ गेन भी है, तो ओवरऑल ले लेके 3,000 का फायदा है। तो अब इसको कैपिटल अकाउंट में भेजना है, तो ये हमने दिखाया नहीं क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल दिखाया नहीं यहाँ पे क्या रेशियो है, तो जो भी है उनके ओल्ड रेशियो में ये जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ये जो बटेगा ये ओल्ड रेशियो होना चाहिए, ओल्ड, ये याद रखिएगा, ये काम न्यू रेशियो पे नहीं होगा, ये पार्टनर का ओल्ड रेशियो पे इसको बांट देना है, जो भी है इनके कैपिटल अकाउंट में ये चला जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके, ठीक है। तो उसको और अच्छे से समझ लीजिए, इसका रूल भी समझ लीजिए, ऐसे यहाँ समझाया। तो इसका रूल क्या है, जब एसेट के वैल्यू बढ़ता है, देखिए अपवर्ड है तो प्रॉफिट होता है, तो वो इस साइड में आता है, और जब एसेट का वैल्यू डाउन होता है तो मीन्स वो लॉस है, वो इस साइड में आ जाता है। उसी तरह से लायबिलिटी अगर कम होता है, ये आपके लिए फायदे वाला होता है, प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। उसी तरह से अगर लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो ये आपके लिए लॉस है, उसको हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो ये इसका रूल है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहिए, पहले रिवॉल्यूशन का अकेले कुछ क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, जिससे कि प्रोसेस आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर चैप्टर में आपको ये काम करना अभी हर के चैप्टर्स में, तो ये इसको सीख लेना बहुत अच्छा होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए।
थैंक यू।